डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इश्यू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कमी रहे उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को एनालिसिस करके बच्चों को जो है ज़रूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी हम लोग कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग अपना बेहतर सुझाव दीजिए ताकि आप लोग सुझाव को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अनुक्रम पढ़ रहे थे, अनुक्रम और श्रेणी यानी सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे। तो आइए जो हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में उसी की रिवाइज करते हुए पुनः हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बुक ओपन कर लिए बच्चे। बुक मैं जैसे बताया हूँ पिछली क्लास में, बार बार बताते मैं चल रहा हूँ कि जो बुकें हम लोग पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी के जैसे देखिए एनसीईआरटी की जो बुक है इसी के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके साथ जो यूपी बोर्ड की जो बुक है उसके माध्यम से, और तीसरी जो बुक में बताया था प्राइवेट बुक हरसरू शर्मा की जो ये बुक है, इन्हीं बुक के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अपनी बुक आप लोग ओपन कर लीजिए। अनुक्रम और श्रेणी यानी अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज, वही चैप्टर ओपन करिए। कौन चैप्टर है? 9वां चैप्टर है। जैसे देखिए यही अनुक्रम तथा श्रेणी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था। तो आइए हम लोग उसी के आगे फिर चलते हैं। अनुक्रम तथा श्रेणी यानी सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें हम लोगों ने सीक्वेंस के बारे में सीखा अभी, यानी सीक्वेंस के बारे में पढ़े हम लोग। अनुक्रम के बारे में, अनुक्रम यानी सीक्वेंस, इसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा। सीक्वेंस बारे हम क्या बताए पिछली क्लास में, आप लोग जरूर समझ में आया होगा। सीक्वेंस बारे हम लोग ये पढ़े, यानी एक मतलब कि यूनिक डेफिनेशन ग्रुप हम लोग क्या पढ़े कि मतलब कि सीक्वेंस क्या है, अनुक्रम क्या है? संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें एक नियमानुसार संख्याएं क्या हो, एक क्रम हो, एक निश्चित क्रम हो। फिर समझिए, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो एक निश्चित नियमानुसार है और एक निश्चित क्रम हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। और समुच्चय के अवयव को हम लोग क्या कहते हैं? अनुक्रम के पद कहते हैं। ये सब हम पिछली क्लास में ऐसा पढ़े हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल भी लिए थे। एग्जाम्पल जैसे लिए थे हम लोग, क्या लिए थे? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इस तरह हम लोग पहला एग्जाम्पल लिए थे। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, अनुक्रम क्या है उसके बारे में फिर समझिए। संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो एक नियमानुसार एक निश्चित क्रम में रखा गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। और समुच्चय के जो अवयव रहते हैं, यानी जो संख्याओं जो समूह हम ले रहे हैं, जिसको एक नियमानुसार एक निश्चित क्रम हम रख रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। और उस समुच्चय के जो अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनुक्रम के पद कहलाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने समुच्चय को डिफाइन किया। तो हम लोग एग्जाम्पल पिछली क्लास क्या पढ़े थे? जैसे 1, 3, 5, 7 इस तरह से। अब इसमें जैसे देखिए एक सीक्वेंस में ये जो संख्याएं लिखी गई हैं, संख्याओं जो समूह है, एक क्रम में है, लेकिन कौन सा क्रम में? एक निश्चित पैटर्न के आधार पर, एक निश्चित नियम के अनुसार है ये जो क्रम रखी गए हैं। ये नियम यहाँ क्या है? यहाँ नियम ये है कि संख्याएँ यहाँ पर
जो संख्याएं इसमें प्रयोग की गई हैं इस समूह में, ये संख्याएं अपनी पूर्ण संख्या से कितनी अधिक हैं? 2 अधिक है। जैसे देखिए 3 जो है 1 से 2 अधिक है, 5 जो है 3 से 2 अधिक है, यानी अगला पद जो है पिछले पद से 2 अधिक है। यही इसका क्या है? पैटर्न है, यहाँ रूल है ये। इसी पैटर्न पे ये जो है समूह रखा गया है संख्याओं का, तो इसलिए क्या होगा? ये सीक्वेंस होगा, अनुक्रम होगा। इसी तरह से हम लोग और एग्जाम्पल लिए थे। जैसे देखिए, जैसे इस तरह से, यानी अब इसमें जो देखिए क्या पैटर्न बन रहा है कि इस संख्याओं का जो हम लोग क्रम ले रहे हैं, इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है? इसमें पैटर्न नहीं बन रहा है, इसमें संख्याएं जो हैं अपनी पूर्व की संख्या की कितनी अधिक हैं? 3 अधिक है। जैसे 5 है, 5 कितना अधिक है? 2 से 3, यानी अपनी पूर्व संख्या से 3 अधिक है। इसी तरह 8 जो है अपनी पूर्व संख्या से 3 अधिक है। इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है, प्रारूप बन रहा है। तो ये क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है, अनुक्रम। ये सब पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग जरूर समझ में आया होगा। और हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े कि ये जो सीक्वेंस हैं यानी अनुक्रम जो है, इनके पदों को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? A1 A2 A3 इस तरह से, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 इस तरह से एंड सो ऑन, अनंत। अनंत तक नहीं, मतलब एन तक, एनवा पद तक, एन तक। अनंत पद ही हो सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। पदों की संख्या अनंत भी हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग पदों को डिनोट करते हैं। पिछली क्लास में ये सब हम लोगों ने सीखा था, तो ये सब चीज़ें आप लोग समझ जरूर आई होगी। उसके बाद हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े कि अगर पदों की संख्या है, मतलब ऐसा कोई अनुक्रम हो, ऐसा कोई सीक्वेंस हो जिसमें पदों की संख्या क्या हो? सीमित अगर हो, तो उस अनुक्रम को हम क्या कहते हैं? परिमित अनुक्रम, यानी फाइनाइट सीक्वेंस। और उसी तरह ऐसा कोई अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या हो? असीमित हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमित अनुक्रम, यानी इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसको भी हम लोगों ने सीखा। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। नहीं कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, इसको नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? एक बार मैं फिर रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ। यानी अभी हम लोग क्या पढ़े? समुच्चय के बारे में पढ़े। अभी इसके बारे में अभी हम किसके बारे में पढ़े? अनुक्रम के बारे में पढ़े। अनुक्रम क्या बताया मैं कि अनुक्रम क्या होता है, यानी सीक्वेंस क्या होता है? अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो किसी नियमानुसार एक निश्चित क्रम में रखा गया हो। अनुक्रम किसे कहते हैं? तो उसको मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ? संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो किसी नियमानुसार एक निश्चित क्रम में रखा गया है, अनुक्रम कहलाता है। और उस समुच्चय में जो अवयव प्रयोग किए गए हैं, यानी एलिमेंट्स जो प्रयोग किए गए हैं, वो क्या कहलाता है? उस अनुक्रम के पद कहलाते हैं। और ये समुच्चय क्या होता है उसको मैं पिछली क्लास में डिस्कस किया हूँ। आप लोग समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो हम सेट थियरी पढ़ाएंगे, समुच्चय पढ़ाएंगे, वहाँ बहुत डीपली हम पढ़ाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पेशेंस रखिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं 1 3 5 7। अब जैसे देखिए यहाँ संख्याओं को हम क्रम से रख रहे हैं, लेकिन जो क्रम हम रख रहे हैं मतलब वहाँ एक पैटर्न कोई यूज कर रहे हैं, कोई एक प्रारूप यूज कर रहे हैं, कोई एक रूल के माध्यम से हम संख्याओं को रख रहे हैं। ऐसे अनायास नहीं रख दे रहे हैं कि 1 3 5 7 ऐसे रखते जाइए। तो यहाँ कोई पैटर्न, यहाँ पैटर्न क्या है? जिस पैटर्न रखा हूँ पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि इसमें जो संख्याएं हम रखे हैं इस समूह में यानी समुच्चय में, उसको हम जो है देख रहे हैं। तो जो संख्या अगली संख्या है, पिछली संख्या क्या है? 2 अधिक है। देखिए अपने इसमें जो संख्याएं यूज हुई हैं यानी प्रयोग हुई हैं अपने पूर्व की संख्या से 2 अधिक है। जैसे देखिए 3 क्या है? 1 से 2 अधिक है। इसी तरह 5 क्या है? 3 से 2 अधिक है। 7 क्या है? 5 से 2 अधिक है। इस तरह से यानी जो संख्याएं यूज की गई हैं अपने से क्या है? 2 अधिक है पहले वाले एग्जाम्पल में। इसी तरह दूसरा जो एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं इसमें संख्याएँ क्या है? अपने पूर्व संख्या से 3 अधिक है। इस तरह से एग्जाम्पल लिए हैं। इसी तरह हम लोग और कोई एग्जाम्पल लिए थे। तो ये क्या है? मतलब कि सीक्वेंस एक अनुक्रम है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इसमें जो ये संख्याएं जो हम लोग लिख रहे हैं 1 3 5 7 ये सब क्या है? अनुक्रम के पद हैं,
यानी टर्म हैं, पद हैं। और पदों को हम कैसे डिनोट करते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 AN तक जाएंगे। इनफाइनाइट पद भी हो सकते हैं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़े कि अगर ऐसा कोई अनुक्रम हो जिसमें पदों की संख्या क्या हो, सीमित हो, तो उसको हम परिमित अनुक्रम कहते हैं, यानी फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। और अगर पदों की संख्या, कोई ऐसा अनुक्रम हो जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो, यानी या असीमित हो, अपरिमित हो या असीमित हो, इनफाइनाइट हो पदों की संख्या, तो उस सीक्वेंस हम क्या कहेंगे, अपरिमित अनुक्रम, यानी इनफाइनाइट सीक्वेंस। यहाँ तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन हो तो बोलिए। कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? तो आइए हम लोग उसके आगे और हम चलते हैं। फिर अपनी बुक आप लोग ओपन कर लीजिए। अपनी बुक को ओपन कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ परिमित अनुक्रम इस तरह दिया है ना, आप बुक में दिया है परिमित अनुक्रम, और अपरिमित अनुक्रम भी दिया है। जैसे अपरिमित अनुक्रम जैसे इस तरह दिया है। ये सब चीज़ें आप बुक में भी डिफ़ाइन किया है, उसको मैं बहुत सरल तरीके से डिफ़ाइन कर दिया हूँ, किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है ना? तो आइए चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो इसको अगर नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। अब हम प्यारे बच्चे क्या पढ़ेंगे आगे कि अनुक्रम, जैसे कोई भी अनुक्रम हो, कोई भी सीक्वेंस हो, कोई भी अनुक्रम हो, अनुक्रम में जो विभिन्न पद प्रयोग किए गए हैं उन पद के, यानी कोई अनुक्रम हो जिसमें उसमें जो विभिन्न प्रकार के पद प्रयोग किए गए हैं, उन पदों को जो एक नियम के द्वारा व्यक्त किया गया है, यानी ऐसा अनुक्रम या ऐसे अनुक्रम जिसमें विभिन्न पद प्रयोग किए गए हैं, और वो जो पद प्रयोग किए गए हैं किसी नियम के द्वारा प्रयोग किए गए हैं, व्यक्त किए गए हैं, तो उनके पदों को एक जो नियम के द्वारा व्यक्त किया गया है उसको हम बीजगणित के सूत्र के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे देखिए, इसको आप नोट कर चुके होंगे ना? ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुक्रम में जो विभिन्न पद हैं उन पदों को जो है जो नियम के द्वारा व्यक्त किया जाता है उनको हम लोग बीजगणित के सूत्र के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे इसमें एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कोई अनुक्रम, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्या, सम संख्याओं का, यानी इवन नंबर का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यानी सम संख्याओं का अनुक्रम है। जैसे कैसे 2 है, फिर क्या 4 6 8 10 12 14 इसी तरह से एंड सो ऑन, n पदों तक सपोज जा रहा है, n पदों तक जा रहा है। अब जो इस अनुक्रम में जो पद प्रयोग किए गए हैं, ये जो पद प्रयोग किए गए हैं किस आधार पर है, किसी रूल के द्वारा हैं, किसी पैटर्न पर हैं। तो उस पैटर्न को जो जिस पैटर्न द्वारा ये रखा गया है, ये यानी संख्याएं रखी गई हैं, अनुक्रम रखा गया है, क्रम बना है इन संख्याओं का, उसको हम लोग जो है बीजगणित के सूत्र के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी अलजेब्रा के फार्मूला के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ देखिए 2 है ना, पहला पद जैसे देखिए A1 है, मानी पहला पद A1 है। A1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 1 लिखेंगे तो 2 मान कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, नहीं प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह बच्चे हम A2 कैसे व्यक्त कर सकते हैं, A2 हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू A2 क्या है 4 है, A2 क्या है 4 है, अब 4 हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। इसी तरह A3 हम क्या लिख सकते हैं 2 6 है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 करें 6 आएगा।
नहीं समझ में आ रही बात क्या? जैसे देखिए, यानी एक क्या हुआ 2 ही हुआ, एक क्या हुआ 4 ही हुआ, एक क्या हुआ 6 ही हुआ ना। इस तरह से कोई कन्फ्यूजन है क्या? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसी तरह जैसे A4 को हम लोग A4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4, यानी क्या है 8। देखिए चौथा पद क्या है 8 है। इस तरह से तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि 2 जैसे देखिए 2 जो है कोफिशिएंट है सब में, 2 जो है कोफिशिएंट सब में है, यानी एक 2 यहाँ पर क्या है कांस्टेंट वैल्यू है मतलब गुणक में, यानी कोफिशिएंट गुणांक है। 2 यहाँ पर सभी पदों में एक गुणांक है, कोफिशिएंट है जो कांस्टेंट है। और ये वैल्यू जैसे देखिए ये वैल्यू क्या है वेरी कर रही है, वेरी कर रही है, यानी बदलती जा रही है। जैसे पहला पद है तो यहाँ 1 प्रयोग किया गया, दूसरा पद है तो यहाँ 2 प्रयोग किया गया, तीसरा पद है यहाँ 3 प्रयोग किया गया, इसी तरह चौथा पद है बच्चे तो 4 प्रयोग किया गया। इसी तरह और जैसे A5 जैसे है, A5 क्या है 10 है ना, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। इसमें भी देखिए जैसे 2 क्या है कांस्टेंट है, कोफिशिएंट जो है यहाँ पर 2 कांस्टेंट है और वेरी क्या कर रही कौन संख्या 5। इसी तरह जैसे देखिए A6 बराबर क्या हो जाएगा 12, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 6, 2 इंटू 6, यानी छठवां पद जब है तो 2 इंटू 6 लिखे हैं, पाँचवा पद जब है 2 इंटू 5 लिखे हैं। तो कहने का मतलब 2 जैसे देखिए 2 सभी में जो है कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है। 2 जो कोफिशिएंट हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, गुणांक जो प्रयोग कर रहे हैं सभी में कांस्टेंट है, लेकिन बैरी क्या कर रहा है ए वाली संख्या, बगल वाली जो संख्या है वो बैरी कर रही है। तो बैरी कैसे कर रही है, जैसे जैसे पद बढ़ रहे हैं वैसे ऐसी संख्या बढ़ रही है, यानी जो पद ले रहे हैं वही यहाँ संख्या आ रही है। जैसे देखिए पहला पद लिए यहाँ 1 आया, दूसरा पद लिए तो यहाँ 2 आया, तीसरा पद लिए तो यहाँ 3 आया, चौथा पद लिए तो यहाँ 4 आया, इसी तरह पाँचवा पद ले रहे हैं तो यहाँ 5 आया, छठा पद ले रहे हैं तो यहाँ 6 आया। तो कहने का मतलब क्या है जैसे जैसे पद ले रहे हैं ये संख्या क्या है उसी क्रम में बदलती जा रही है, यानी पाँचवा पद है पाँचवा संख्या छठवां आ रही है यहाँ पर, लेकिन 2 क्या है कांस्टेंट है, 2 क्या है कांस्टेंट है। इसी तरह प्यारे बच्चे, इसी तरह हम लोग एक जनरल यहाँ फार्मूला निकालेंगे, यानी सामान्य जो है यानी व्यापक जो है सूत्र यहाँ पर हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अगर पदों संख्या जो है पदों संख्या अगर बच्चे n हो, जैसे इसी तरह बढ़ती जा रही है, सपोज दैट पदों संख्या इसी तरह बढ़ती जा रही है, अगर पदों संख्या जैसे इसी तरह बढ़ती जा रही है, जैसे पदों संख्या क्या हो गई an, पदों संख्या an हो गई तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पदों संख्या अगर an हो गई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं व्यापक रूप में 2 और यहाँ की जो संख्या वैरी कर रही है यहाँ क्या लिखेंगे, जैसे छठवां पद था तो 6 लिखे, पाँचवा पद था 5 लिखे, चौथा पद था 4 लिखे, तीसरा पद था 3 लिखे। इसी तरह जब n पद है तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 तो कांस्टेंट है ना, लेकिन वैरी क्या कर रही है बगल वाली संख्या, तो n पद है तो यहाँ n लिखेंगे। 6 था 6 लिखा था, 5 था 5 लिखा, 4 था 4 लिखा। उसी तरह जब n पद ले रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 इंटू n, यानी इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये निकल के आया कि सम संख्याओं का जो अनुक्रम होता है यानी इवन नंबर्स का जो सीक्वेंस होता है उसके लिए फार्मूला हमको क्या निकल कर रहा है 2 इंटू n या 2n, इस तरह से 2n, यही फार्मूला निकल कर आया। तो कहने के यहाँ सेंस क्या निकला कि जो अनुक्रम हमको मिलते हैं यानी जो अनुक्रम होते हैं उन अनुक्रम के जो विभिन्न पद प्रयोग किए गए हैं, विभिन्न पद जो लिखे गए हैं किसी जो है रूल के द्वारा लिखे गए हैं, किसी नियम द्वारा लिखे गए हैं, उस नियम को हम व्यक्त करने के लिए बीजगणित के सूत्र का भी हम लोग क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। तो वही जैसे देखिए आप यहाँ पर हम सम संख्याओं का अनुक्रम पढ़ रहे हैं, सम संख्याओं जब अनुक्रम पढ़ रहे हैं तो यहाँ से हमको एक जनरल फार्मूला मिल रहा है सम संख्याओं के लिए, सम संख्याओं के अनुक्रम को व्यक्त करने के लिए, यानी सम संख्याओं में जो विभिन्न सम संख्याओं को अनुक्रम को व्यक्त करने के लिए जो विभिन्न पद प्रयोग करते हैं उसके लिए जो नियम होते हैं उसको व्यक्त करने के लिए हमको एक जनरल फार्मूला मिल रहा है। यानी कौन फार्मूला 2 इंटू n, यानी 2n मिल रहा है। अब 2n जब फार्मूला मिल गया बच्चे तो 2n जैसे
फार्मूला यही मिला, 2n फार्मूला मिला किसके लिए, किसके लिए, सम संख्याओं के अनुक्रम के लिए। सम संख्याओं के अनुक्रम के लिए 2n फार्मूला मिल गया। जैसे जैसे पहला पद अगर रखना है, जैसे देखिए n बराबर अगर 1 रखेंगे, जैसे जैसे n वैल्यू रखेंगे उसी हिसाब से पद मिलेंगे हमको। n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद आया। जैसे देखिए, अब जैसे यहाँ से देखिए फार्मूला हम लोग क्या है, फार्मूला क्या है, 2n है। फार्मूला क्या है, 2n है। अगर n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आया यहाँ से, 2 इंटू 1 यानी क्या आया, 2, पहला पद 2। इसी तरह n बराबर अगर 2 रखोगे बच्चे तो क्या आएगा, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर अगर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 रखिए तो क्या आया, 4। दूसरा पद क्या है, 4 आया। इसी तरह देखिए क्रम बन रहा है ना। इसी तरह जैसे देखिए n बराबर अगर 3 रखोगे बच्चे तो इसमें रख दीजिए 2n में, n पोजीशन रखिए 3 तो क्या है, 6 आया, यानी क्या है, तीसरा पद आ गया 6। इसी तरह जैसे क्या हमको मिला, इसी तरह चाहे जितने पद आप रखना चाह रहे हो रख सकते हैं। तो ये क्या फार्मूला मिला, मतलब सम संख्याओं के अनुक्रम के लिए हमको ये क्या मिला, व्यापक फार्मूला, यानी जनरल जो है फार्मूला हमको मिला, यानी सामान्य सूत्र हमको मिला है किसके अनुक्रम के लिए, सम संख्याओं के अनुक्रम के लिए। इसी तरह हम लोग जो है, इसी तरह यानी सम संख्या के अनुक्रम को व्यक्त करने के लिए यही फार्मूला हमको मिला, 2n। यानी पदों संख्या जैसे पदों संख्या n है, पदों संख्या an है जैसे, तो उसको हम 2n फार्मूला से रखेंगे। जैसे जैसे आप n वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे हम वैल्यू आएगा। जैसे देखिए an इक्वल टू मैं 2n लिख रहा हूँ तो n पोजीशन हम 1 रख रहे हैं, 1 तो यहाँ क्या आएगा, 2 इंटू 1 करें तो 2 ही आएगा। इसी तरह जैसे n पोजीशन 2 रखें तो यहाँ क्या आएगा, 2 इंटू 2 यानी कितना आया, 4 आया। इस तरह से यहाँ किसी कन्फ्यूजन कोई नहीं, कन्फ्यूजन है ना, इसको आप नोट करना चाहे पहले नोट करिए। तो ये क्या है, किसके लिए फार्मूला है, सम संख्याओं के अनुक्रम के लिए एक व्यापक जो है सूत्र है, फार्मूला है। तो इसको आप नोट करना चाहे नोट करिए पहले, तब हम विषम संख्याओं के लिए बताएं। ये नोट हो गया होगा। नोट हो गया होगा बच्चे। ये कौन फार्मूला था, सम संख्याओं के अनुक्रम को व्यक्त करने के लिए व्यापक फार्मूला। इसका मान लीजिए आपको यूज पड़ेगा तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, विषम संख्याओं के लिए पढ़ेंगे। तो आइए जैसे देखिए, अब जैसे देखिए विषम संख्याएं कैसे होती हैं, यानी ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 और 9, 11, 13 एंड सो ऑन, इस तरह बढ़ रही हैं। अब इन संख्याओं के लिए भी हमको फार्मूला निकल जाएगा। जैसे कैसे, जैसे देखिए इसके लिए जैसे पहला पद है, जैसे पहले पद को हम क्या लिख सकते हैं, a1 पहला पद है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 माइनस 1। अब जैसे देखिए बच्चे यहाँ देखिए 2 इंटू 1 जब करें क्या आया, 2 आया। 2 में जब माइनस 1 करें क्या आएगा, 1 आएगा, यानी a1 वैल्यू क्या आई, 1। इसी तरह जैसे a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 माइनस 1। अब जैसे देखिए यानी a2 इक्वल टू 2 जा क्या होगा, 4 होगा, 4 माइनस 1। इसी तरह फिर क्या है, नीचे लिखेंगे 4 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करें क्या आया, 3, यानी a2 की वैल्यू क्या है, 3। इस तरह से, इसी तरह जैसे a3 जैसे रखेंगे, a3 बार क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 1। अब जैसे देखिए
A3 इक्वल टू 2 में 3 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 6 आएगा, 6 माइनस 1 यानी A3 इक्वल टू 6 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा 5 आएगा, यानी तीसरा पद क्या है 5 आया। इसी तरह जैसे देखिए बच्चे, इसी तरह जैसे A4 वाला जैसे देखिए A4 वाला क्या होगा 2 इंटू 4 माइनस 1 यानी 4 में 2 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 8 माइनस 1 यानी A4 इक्वल टू 8 माइनस 1, तो A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा 9, तो सॉरी 7 आया, देखिए 7 आया। इस तरह से देखिए चौथा पद क्या है 7 है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। इसी तरह जैसे देखिए बच्चे, अब देखिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला क्या मिल रहा है विषम संख्याओं के लिए। विषम संख्याओं के लिए फार्मूला ये मिल रहा है कि टू क्या है कांस्टेंट है, 2 सब में कांस्टेंट है, संख्या क्या बदल रही है वही जिस तरह से पद ले रहे हैं। पहला पद लिया तो यहाँ पर 1 लिखा हमने, दूसरा पद लिया तो 2 लिखा, यहाँ तीसरा पद लिया तो यहाँ 3 लिखा, चौथा पद लिया तो यहाँ 4 लिखा। और कांस्टेंट क्या है एक कोफिशिएंट कांस्टेंट है यानी गुणांक कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है -1 कांस्टेंट है, -1 सब में है, -1 सब में है। तो क्या बदल रहा है बैरी क्या कर रहा है, यही पदों की जो जिस तरह संख्या ले रहे हैं, पदों की संख्या जिस तरह बढ़ती जा रही है उसी तरह से यहाँ पर ये संख्या भी बढ़ती जा रही है। यानी क्या 2 कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट, -1 भी कांस्टेंट है, तो बदल क्या रहा है जिस तरह से पदों की संख्या हम लोग ले रहे हैं उसी तरह से यहाँ वैल्यू चेंज हो रही है, यानी यही वैल्यू कर रहा है, वैल्यू वैरी कर रहा है, बदल रहा है। तो इसका मतलब क्या ये जो वैल्यू बदल रही है किस हिसाब बदल रही है, जैसे जैसे आप पद ले रहे हैं, जो पद ले रहे हैं वही वैल्यू यहाँ पा रही है। तो इसी तरह जैसे हम अगर an पद लें बच्चे, अगर an पद लें तो an पद लें तो क्या लिखेंगे 2 इंटू n लिखेंगे, 2 इंटू n और -1 रहेगा ही। तो इस तरह से हमको फार्मूला क्या प्राप्त हुआ an इक्वल टू 2n माइनस 1 किसके लिए ये विषम संख्याओं के लिए, विषम संख्याओं के अनुक्रम के लिए फार्मूला तैयार हुआ है। किसके लिए विषम संख्या के लिए यानी 8 नंबर्स के लिए, 8 नंबर्स के सीक्वेंस के लिए फार्मूला हमको तैयार मिला है। और ऊपर क्या मिला था ये सम संख्या के लिए फार्मूला मिला था, क्या मिला था सम संख्या के लिए क्या मिला था an इक्वल टू 2n, इस तरह से मिला था, ये सम संख्या के लिए था यानी इवन नंबर्स के लिए, इवन नंबर्स के अनुक्रम को व्यक्त करने के लिए, यानी इवन नंबर्स के सीक्वेंस को व्यक्त करने के लिए जनरल फार्मूला था, यानी सम संख्या के अनुक्रम को व्यक्त करने के सामान्य सूत्र था। इसी तरह है विषम संख्या को व्यक्त करने के लिए एक सामान्य सूत्र है, यानी 8 नंबर्स के सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए व्यक्त करने के लिए एक जनरल फार्मूला है। इस तरह से तो ये विषम संख्या के लिए है और ये क्या सम संख्या के लिए है। इस तरह से हमको फार्मूला प्राप्त हुए। क्या फार्मूला प्राप्त हुए, इससे क्या सेंस निकला, इससे सेंस ये निकला अनुक्रम में जो विभिन्न पद प्रयोग किए जाते हैं उनके नियम को हम व्यक्त करने के लिए बीजगणित का सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, यानी बीजगणित के सूत्र के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। क्या अनुक्रम में जो पद प्रयोग किए जा रहे हैं और वो पद किसी एक निश्चित नियम के द्वारा व्यक्त किए जा रहे हैं ना भिन्न भिन्न पद, तो वही जो एक निश्चित नियम के द्वारा भिन्न भिन्न पद व्यक्त किए जा रहे हैं उनको हम लोग बीजगणित के सूत्र के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही सेंस है। तो ये सम संख्याओं के लिए ये इस तरह जनरल फार्मूला मिल गया, विषम संख्याओं के लिए इस तरह जनरल फार्मूला मिल गया। आप इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज़ें हैं। नोट करिए इसको। नोट करिए, कोई भी प्रॉब्लम आप सब रहे आप अपने प्रॉब्लम को जो है कमेंट बॉक्स बताया करिए। आप क्लास को 1 बार 2 बार रिवाइज पहले कर लिया करिए। हमें पूरा विश्वास है कि अगर 1 बार 2 बार क्लास को आप रिवाइज कर लेंगे कोई प्रॉब्लम बचेगी नहीं। लेकिन उसके बाद भी किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम को आप लोग कमेंट बॉक्स हमारे जो है कमेंट करके बताया करिए। तो हम अगली क्लास में उस प्रॉब्लम को जो है दूर करते हुए यानी उसके क्लास को रिवाइज करते हुए पुनः आगे बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें बच्चे आप लोग समझ जरूर आया होगा।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको नोट करिए आप। जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, कोई कंटेंट आप लोग छोड़ा मत के सब नोट कर लिया करिए, नहीं तो प्रॉब्लम बाद में होगी। इसको नोट करिए। नोट करिए और बुक में अपनी ओपन करके देखते रहिए। और जो एन यहाँ जो प्रयोग हो रहा है बच्चे, एन जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह से जो एन यहाँ प्रयोग हो रहा है, एन यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, आप लोग पिछली क्लासों में पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो एक शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाती हैं, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। जैसे देखिए 1 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इस तरह से जो संख्याएं चलती हैं 1 शुरू होकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ये संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। ये सब पिछली क्लासों में आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे। तो ये यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स है। आप नोट कर चुके होंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आइए अब आगे चलते हैं। बुक अपनी ओपन कर देखिए। जैसे कोई सीक्वेंस है, अनुक्रम है, 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 8 है, फिर एंड सो ऑन। इस तरह से चलता जा रहा है, इस तरह से चलता जा रहा है। अब यहाँ देखिए बच्चे, मैं अभी अनुक्रम हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, अनुक्रम हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो किसी नियमानुसार एक निश्चित क्रम में रखा गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। यानी एक नियमानुसार मतलब एक पैटर्न, एक किसी रूल के द्वारा, किसी नियम के अनुसार, किसी पैटर्न, किसी प्रारूप के अनुसार रखा गया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। तो यहाँ भी देखिए एक ऐसा सीक्वेंस दिया गया है। तो देखिए जैसे हम लोग पिछला जो एग्जाम्पल लिए थे, जो भी हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, वहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा था, कोई मतलब नियम बन रहा था, कोई रूल बन रहा था, उसी के अनुसार जो है संख्याओं को क्रम से लगाया गया था। तो यहाँ जैसे देखिए, यहाँ पर भी संख्याओं को क्रम से लगाया गया है, यहाँ पर भी संख्याओं को क्रम से लगाया गया है। लेकिन देखिए क्या यहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है। जैसे देखिए 1 है, फिर 1 के बाद फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है। जैसे 1 के बाद 1 आया, अब यहाँ पता नहीं चल रहा है कि कैसे लिखा गया संख्या। फिर 1 के बाद फिर 2 आ गया, अब फिर कैसे आ रहा है, 2 के बाद जो है फिर 3 आ गया, 3 के बाद फिर जो है 5 आ जा रहा, 5 के बाद फिर 8 आ जा रहा है। यहाँ पर जो है कौन सा पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है, आप इसको गौर से देखिए बच्चे। देखिए 1 है, 1 के बाद फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है। इस तरह से यहाँ पे अनुक्रम लिखा गया है, संख्याएं लिखी गई हैं क्रम से। तो लेकिन देखिए कि यहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा है, कोई पैटर्न मिल रहा है, कोई रूल मिल रहा है, कोई नियम मिल रहा है। यहाँ पे आप गौर करेंगे तो देखेंगे कोई यहाँ पैटर्न मिल नहीं रहा है, कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं दिख रहा है, कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं दिख रहा, कोई स्पष्ट प्रारूप नहीं दिख रहा है, कोई स्पष्ट रूल यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है स्पष्ट जो है यहाँ प्रारूप नहीं लग रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन इस जो क्रम में इन संख्याओं को रखा गया है, यहाँ कोई स्पष्ट प्रारूप नहीं लग रहा है, स्पष्ट पैटर्न नहीं दिख रहा है, कोई जो है एक निश्चित रूल नहीं दिखाई दे रहा है, कोई निश्चित नियम नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम लोग इसको जो है, इस अनुक्रम को, इस क्रम को हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, पुनरावृत्ति के माध्यम से जो है इसको हम रखने का प्रयास करेंगे, एक सीक्वेंस बनाएंगे, अनुक्रम बनाएंगे।
नहीं समझ में आ रहा है। मतलब ये जो क्रम संख्याओं को रखा गया है, ये संख्याओं जो क्रम रखा गया है, इसमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, कोई रूल नहीं दिख रहा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है कौन रूल है, कौन पैटर्न है, किस प्रारूप में संख्याएं रखी गई हैं, नहीं रख रहा है, नहीं दिख रहा है, स्पष्ट नहीं है। लेकिन तब पर भी हम यहाँ अनुक्रम बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे बनाने का प्रयास करेंगे? मतलब कि यहाँ रिवाइज करके, यानी पुनरावृत्ति करके। नहीं समझ में आ रहा? पुनरावृत्ति कर, जैसे देखिए इसमें जैसे देखिए, अब यहाँ पर देखिए A1 यानी पहला पद है, और इसी तरह A2 A1 बराबर क्या है? 1 है, और A2 बराबर क्या है? 1 है, यानी पहला पद भी 1 और दूसरा पद भी 1। यानी इसका सेंस क्या? A1 बराबर क्या है? A2 यानी बराबर क्या? 1। A1 A2 बराबर क्या है? 1 है। इस तरह से यानी जो A1 है वही A2 है, यानी यहाँ क्या है? पद रिवाइज हो रहे हैं, यानी पदों क्या है? पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर। इसी तरह और जैसे देखिए A3 क्या लिख सकते हैं हम लोग? A3 को मतलब लिखेंगे क्या है? A1 प्लस A2। A3 को A1 प्लस A2 जब लिखेंगे तो A1 वैल्यू क्या है बच्चे? देखिए जैसे A1 वैल्यू क्या है यहाँ पर? A1 वैल्यू क्या है? 1, और A2 वैल्यू क्या है? 1, यानी क्या आया? 2, यानी A3 बराबर क्या आया? 2। इस तरह से A3 बराबर 2। इसी तरह जैसे देखिए बच्चे A4 बराबर क्या होगा? A4 बराबर क्या होगा? अब देखिए A4 बराबर A2 प्लस A3। A2 प्लस A3, तो A4 देखिए क्या है? A2 वैल्यू क्या है? A2 वैल्यू 1, A3 वैल्यू क्या है? 3, यानी तीसरा पद क्या है? 3, और 3 और 1 जब जोड़ेंगे कितना आएगा? एक मिनट, हाँ ठीक है। A2 वैल्यू क्या है? 1, और A3 वैल्यू क्या है? 2 है। देखिए जैसे A1 वैल्यू 1, A2 वैल्यू 1, A3 वैल्यू क्या निकाले हम लोग? 2, और A3 वैल्यू देखिए यहाँ दिया है, यानी तीसरे पद वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर? मान क्या है? 2 है। इस तरह से जैसे देखिए तो A4 पोजीशन क्या रखेंगे? A2 प्लस A3 यानी 1 प्लस 2, यानी क्या आया? 1 प्लस 2 करें क्या आया? 3 आया, यानी A4 मान क्या है? 3, जैसे दिया है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद क्या है? 3 है। इसी तरह बच्चे A4 बराबर जैसे देखिए A4 नहीं A4 हो गया। इसी तरह जैसे A5 बराबर क्या हो जाएगा? A5 बराबर क्या हो जाएगा? A3 प्लस A4, और A3 वैल्यू क्या है? 2, और A4 वैल्यू क्या निकालें अभी? 3, यानी क्या है? 5 आया, यानी A5 वैल्यू क्या है? 5, A5 वैल्यू 5। इस तरह से तो यहाँ जैसे देखिए बच्चे क्या बन रहा है? यहाँ पे ये बन रहा है कैसे कि A1 और A2 बराबर है, यानी जो A1 है वही A2 है। पुनरावृत्ति हो गई, जो संख्याएं लिखी गई हैं, जो क्रम लिखा गया है, पुनरावृत्ति हो रहा है। इसी तरह A3 जब लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं? A3 जैसे यहाँ 3 है ना, 3 है तो क्या आ रहा है? A1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? A2 आ रहा है। A1 आ रहा है, फिर A2 आ रहा है। यहाँ यानी कहने का मतलब यहाँ जो पद लिखेंगे A3 से 2 कम, और यहाँ जो लिखेंगे A3 से 1 कम। यहाँ देखिए 1 है, तो 1 है तो 3 से 2 कम है ना, यहाँ 2 है तो 3 से 1 कम है। A3 हम लोग लिखे। A4 जैसे लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो पद लिखेंगे A4 है तो इससे 2 कम यानी 2 आया, और ये यहाँ जो पद लिखेंगे इससे 1 कम लिखेंगे A3 आया। इस तरह से A4 वैल्यू निकल आ रही। इसी तरह जैसे A5 जो हम लिख रहे हैं बच्चे, A5 जो लिख रहे हैं तो यहाँ पर A5 लिखें तो इससे 2 कम यानी A3,
और उसके बाद जैसे अब यहाँ पर जो है ये जो पद रहेगा ये 5 है, तो यहाँ इससे 1 कम, ये 4, इस तरह से ये 5 वैल्यू निकल कर आ रही है। तो यानी इसका कहने से क्या निकल कर आ रहा है, जैसे अगर हम अब जैसे अब यही इसी को हम लोग ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, तो ए एन हमको जैसे लिखना है, ए एन लिखना है, तो ए एन जब लिखेंगे तो क्या अब यहाँ जो पद रखेंगे क्या, इससे 2 कम यानी n-2 और प्लस फिर यहाँ जो पद लिखेंगे क्या, इससे 1 कम यानी an-1। इस तरह से एक जनरल फार्मूला बन रहा है। इस तरह से क्या बन रहा है, एक जनरल फार्मूला बन रहा है। इस तरह से क्या बन रहा है, एक जनरल फार्मूला बन रहा है। तो यही जनरल फार्मूला जो जनरल फार्मूला बन रहा है, जो ये जनरल फार्मूला बन रहा है यानी सामान्य जो सूत्र बन रहा है, ये क्या है, फिबोनाची अनुक्रम। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फिबोनाची अनुक्रम। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्या है, फिबोनाची अनुक्रम। एक इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिबोनाची अनुक्रम। फिबोनाची अनुक्रम यानी फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट। ये कैसे कैसे आ रहा है ना, आप समझेगा कि नहीं। जैसे देखिए, जैसे देखिए 1 1 2 3 5 8 इस तरह से लिखा गया है, इस तरह से क्रम लिखा गया संख्याओं। लेकिन यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा रूल बन रहा है, कौन सा नियम बन रहा है, ये कुछ जो है यहाँ पर कन्फर्म नहीं हो रहा है, कोई स्पष्ट नहीं है। तो ये उसको हम लोग अनुक्रम तब भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे कि इस जो संख्याएं इसमें प्रयोग की गई हैं उसकी पुनरावृत्ति के माध्यम से, उसके पुनरावृत्ति के माध्यम से हम लोग एक क्रम बनाने की जो है कोशिश कर रहे हैं, और क्रम बन भी जा रहा है। तो जैसे देखिए A1 और A2 क्या है, बराबर है। A1 जो है, A2 जो है वो क्या है, 1 है। A1 A2 1 है। इसी तरह A3 क्या है, A3 क्या है, A1 A2 का योग है। A1 A2 तो A1 A2 A3 हम लोग जैसे यहाँ लिख रहे हैं, तो A1 A2 का योग आ रहा है, ये संख्याएं पुनरावृत्त हो रही हैं, यानी A1 A2 रिवाइज हो रहा है, A1 A2 रिवाइज हो रहा है। तो जैसे यहाँ A3 लिख रहे हैं, तो यहाँ जो संख्या आ रही है क्या, A1 आ रही है, यानी 3 से 1 कम, सॉरी 3 से 2 कम, और यहाँ जो संख्या आ रही है इससे 1 कम। इसी तरह जैसे A4 ले रहे हैं, तो यहाँ जो संख्या आएगी इससे 2 कम, और यहाँ जो आएगी इससे 1 कम। इसी तरह जब A5 ले रहे हैं, तो यहाँ जो संख्या आएगी इससे 2 कम, और यहाँ जो संख्या आएगी इससे 1 कम। इसी तरह जैसे n पदों तक हम बढ़ते जाएँ, तो nवां पद जैसे चलेंगे, तो यहाँ जो संख्या है क्या, इससे 2 कम, और यहाँ जो संख्या है क्या, इससे 1 कम। इस तरह से एक जनरल फार्मूला बना, an = an-2 प्लस an-1। ये क्या है, फिबोनाची अनुक्रम यानी फिबोनाची सीक्वेंस। यहाँ तक आप लोग प्यारे बच्चे समझ में आया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको आप जल्दी से नोट करिए, इसको आप नोट कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स बताया करिए, और जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए पुनः आगे बढ़ेंगे। इसे आप जो है नोट कर लीजिए ज़रूर, इसको नोट करिए। ये क्या है, फिबोनाची अनुक्रम है यानी फिबोनाची सीक्वेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर जो है क्वेश्चन बनते हैं। ये फिबोनाची क्यों नाम रखा गया, क्योंकि अभी मैं शुरुआती दौर में ही बताया था कि फिबोनाची जो है इटली के महान गणितज्ञ थे, उन्होंने ही सीक्वेंस एंड सीरीज पर जो है अपने एक व्यापक अपना कंसेप्ट दिया था, जिस पर जो है उन्होंने तमाम फार्मूले तैयार किए, जिस पर जो है तमाम हम लोग के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के, यानी तमाम सवाल सॉल्व करने में सहायक बनते हैं। तो यानी वो सीक्वेंस एंड सीरीज पर जो है फिबोनाची जो है ने फिबोनाची जो महान गणितज्ञ थे इटली के, बहुत जो है व्यापक कार्य किया था। उन्हीं के कार्य को देखते हुए इस अनुक्रम को जो है, इस सीक्वेंस को फिबोनाची सीक्वेंस यानी फिबोनाची अनुक्रम कहा जाता है। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चे आप लोग नोट कर लीजिए इसको, क्या है फिबोनाची अनुक्रम, कैसे कैसे आया, एक बार इसको आप लोग जो है रिवाइज कर लीजिए।
कैसे कैसे हमें बताया हूँ, इसको बार रिवाइज कर लीजिए। क्लास को जो है एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिए। हमें नहीं लगता कि आप लोग कन्फ्यूजन होगा। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग जो है अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स बताया करिएगा। जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको हम अगली क्लास में रिवाइज करते हुए पुनः आगे बढ़ेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी अनुक्रम यानी फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस। तो प्यारे बच्चे, हम यहीं तक रख रहे हैं आज, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।